जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, कूटनीति डिप्लोमेसी अपने आप में एक कला है। डिप्लोमेसी एक ऐसी कला है जिसके अंदर एडवर्स से एडवर्स कंडीशंस में आपको अपनी देश के हितों के बारे में सोचते हुए दूसरे देश को अपने साथ लाना होता है, कन्विंस करना होता है। अब जब आपको दूसरे देश को अपने साथ लाना है, कन्विंस करना है, तो दोस्तों वहाँ पर कई बार ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जो अपने आप में अल्टीमेट लेवल के होते हैं। अगर आप उन चैलेंजेस को देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल से होते हैं। और इंडिया के सामने ऐसा ही एक चैलेंज आज के दिन घूम रहा है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ऐसे में भारत की जो कूटनीति है और जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर है, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी दुविधा यही है। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमसे जुड़ेंगे हमें उतना ज़्यादा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, दो देश हैं, एक तो है इजराइल और दूसरा है ईरान। असलियत में और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है इंडिया। अभी खबर आ रही है कि इंडिया इजराइल के साथ मिलकर क्वाड 2 बनाने की कोशिश कर रहा है और इंडिया ईरान के साथ मिलकर आर्मेनिया के साथ अज़रबैजान को रिप्लेस करते हुए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर ये दो अपोजिट एंड्स यानी दो ध्रुवों के बीच में इंडिया कैसे डील करेगा या इंडिया कैसे डील कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि असलियत में प्रॉब्लम क्या है और इंडिया को इन दोनों की ज़रूरत क्या है। तो इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्या है, इंडिया को इन दोनों की ज़रूरत क्या है, दोनों को इंडिया क्या संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, या क्या आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्ल्ड मैप पे हमारे को समझना पड़ेगा। हमारे सामने ये वर्ल्ड मैप आ चुका है। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो एक तरफ यहाँ पर ईरान मौजूद है और दूसरी तरफ यहाँ एक छोटा सा देश इजराइल मौजूद है, इधर इंडिया। और मज़े की बात यह है, इंडिया दुनिया का इकलौता या यूं कहें बहुत ही कम देशों में से एक ऐसा देश है जिसे इंडिया को इजराइल और ईरान दोनों की बराबर ज़रूरत है और दोनों के साथ इंडिया जो है वो डील करने में लगा हुआ है। अगर मोटे तौर पर देखें तो इंडिया को ईरान की क्या ज़रूरत है, तो दोस्तों असलियत में अगर देखा जाए तो यहाँ ईरान की अगर आप पोजीशन देखें तो ईरान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ये एक देश है जिसे कहा एक ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज है, 5 देशों का समूह है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया। यहाँ कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 5 देश हैं। असलियत में इन 5 देशों में एक तरफ चाइना बैठा है, दूसरी तरफ रशिया बैठा है और ये दोनों के दोनों देश अपने अपने इन्फ्लुएंस को इस एरिया में बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर एक तो इम्पॉर्टेंट है मार्केट और दूसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। तो इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए और अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए और साउथ एशिया तक या मतलब यूरोप तक अपनी डायरेक्ट बाय रोड अप्रोच बनाने के लिए इंडिया को एक गेटवे की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लैंड लॉक्ड है। और इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का पड़ोसी एक ऐसा देश है जो पैदा ही इंडिया से दुश्मनी के लिए हुआ था, या यूं कहें जिसे पैदा ही इंडिया से दुश्मनी बरतने के लिए किया गया था। ब्रिटेन ने इसे पैदा किया, ब्रिटेन ने इसे बनाया
और इसका माइंडसेट इस तरीके से डेवलप करने की कोशिश करी। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया को, चाइना को, रशिया को, दुनिया के लगभग हर देश को काउंटर किया जाए। बाकी किसी देश को पाकिस्तान ने काउंटर किया या नहीं किया, इंडिया को तो पूरी ताकत से खुले तौर पर काउंटर किए रखा है। यानी इंडिया का न्यू दिल्ली से काबुल तक का रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता है और पाकिस्तान कभी भी इस रास्ते को बंद नहीं, मतलब खोलता नहीं है, ना खोलेगा। और यहाँ तक कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर रिलेशंस बढ़ें तो दुनिया के दो देशों के बीच में बड़े से बड़े दुश्मन देश क्यों भी क्यों ना हो, उन दो देशों के बीच में ट्रेड रिलेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोनों के बीच में व्यापार होना अगर शुरू हो जाए दोस्तों, तो ये समझ लीजिए दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म होना शुरू हो जाए, दोनों के बीच की दुश्मनी कम होना शुरू हो जाए। लेकिन मजबूरी यहाँ पर यही है कि असलियत में पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट, खासकर इमरान खान की प्रेजेंट गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश में लगी होती है कि किसी भी तरीके से इंडिया के साथ पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस यानी व्यापार संबंध ना हो, क्योंकि वो ये जानता है कि इंडिया और पाकिस्तान के अगर ट्रेड रिलेशंस यानी व्यापार संबंध स्थापित हो गए तो आने वाले समय में इंडिया के साथ जो दुश्मनी है आम जनता की वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ डिपेंडेंट हो गया तो वो क्रेज नहीं रहेगा दुश्मनी का। इसलिए पाकिस्तान की एलीट क्लास कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बढ़े, व्यापार बढ़े। अब इंडिया तो देश भाई ट्रेडिंग, मतलब हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऑब्जेक्टिव है और वहाँ पर हमारा ट्रेड एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इंडिया को पाकिस्तान से अगर रूट नहीं मिल रहा तो इंडिया इससे थोड़ा सा आगे जाकर चाबहार के अंदर कुछ ना कुछ रूट ढूंढने की कोशिश करेगा। दूसरा, ईरान के पास ऑयल सबसे ज़्यादा और दूसरा नेचुरल गैस इसके पास अच्छी खासी। यानी इंडिया को ऑयल और नेचुरल गैस जो चाहिए वो ईरान दे सकता है और मज़े की बात ये है चीप रेट पर दे सकता है। सऊदी अरेबिया जो रेट्स बहुत ज़्यादा महंगे देता है ईरान से इंडिया को, वो रेट्स काफ़ी सस्ते में और लंबे क्रेडिट के साथ मिल जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि इंडिया जो है अगर लंबे क्रेडिट पे मिल जाए तो इंडिया को भाई ऑब्वियस सी बात है सस्ता तेल मिलेगा, तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है, वो जो हमारा व्यापार घाटा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो ज़्यादा नेगेटिव जो हो रहा है थोड़ा पॉजिटिव होगा, फॉरेन रिजर्व्स बचेंगे और ईरान के साथ रिलेशंस बढ़ेंगे। दूसरा, ईरान के साथ रहकर आप अफगानिस्तान में एंट्री कर सकते हैं और सेंट्रल एशिया में एंट्री कर सकते हैं। इसी ईरान के साथ रहकर आप अगर आर्मेनिया के साथ, पहले अज़रबैजान और रशिया तक आप एक रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अज़रबैजान को हटाकर ईरान का सपोर्ट लेकर अगर आप आर्मेनिया, जॉर्जिया से लेकर रशिया तक का रोड बना देते हैं तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और यूरोपियन मार्केट तक आपकी जो पैंठ है या पहुंच है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और जॉर्जिया से होते हुए ब्लैक सी से होते हुए यूरोपियन मार्केट तक इंडिया इस ट्रेड रूट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। यानी ईरान से आपके कई फायदे हैं। सेंट्रल एशिया की मार्केट मिल रही है, अफगानिस्तान के अंदर अपनी पोजीशन को मजबूत बनाए रखने में मदद मिल रही है, पाकिस्तान के बलूच इलाके के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने की मदद मिल रही है, ऑयल और नेचुरल गैस सस्ते मिल रहे हैं और यूरोपियन मार्केट तक आपको ट्रेड रूट मिल रहा है। यकीन मानिए ईरान अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए, लेकिन मजबूरी ये है कि ईरान के इसी पार्ट को या ईरान के इसी सेक्शन को जब यूरोपियन कंट्रीज़ देखती हैं तो वो कहीं ना कहीं, और ख़ासकर अमेरिका देखता है या ख़ासकर अमेरिका देखता था, तो अमेरिका में ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो इस बंदे को ईरान के साथ दुश्मनी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब इसके साथ दूसरा एक कंट्री जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो इज़राइल है। अब यहाँ ये इज़राइल का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा कंट्री इज़राइल है और हम इज़राइल के साथ साथ कहीं ना कहीं
इस अरब वर्ल्ड को भी इग्नोर नहीं कर सकते, इस अरब दुनिया को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है यूएई। अब इंडिया का खेल अगर आप समझते हैं तो इंडिया ने इज़राइल, यूएई, अमेरिका और इंडिया, ये चारों के चारों मिलकर क्वाड 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्वाड 2 को अगर आप देखते हैं कि क्या ये मिलिट्री अलायंस है, तो आंसर साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि भाई क्वाड 2 किसी भी तरीके से मिलिट्री अलायंस नहीं है। अब क्योंकि क्वाड 2 मिलिट्री अलायंस नहीं है, क्योंकि ये इकट्ठा होकर किसी भी देश से लड़ेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पूरे तरीके से ट्रेड यानी व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से चाइना ने अलग अलग देशों के साथ अपना ट्रेड यानी व्यापार बढ़ाया और दुनिया की इकोनॉमी के साथ अपनी इकोनॉमी को जोड़ दिया, तो इंडिया जो कोशिश कर रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग हब की, कि पूरी दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया बने। ऐसे में ट्रेड एंगेजमेंट्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा व्यापार के आपके एंगेजमेंट्स बढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उसके साथ यही एक कारण है कि अमेरिका आज के दिन इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भले ही बन गया, लेकिन साथ में यूएई जो है वो भी इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बहुत बड़ा व्यापार का साझीदार है। और साथ में इजराइल, अगर आप टेक्नोलॉजी को भी छोड़ दें तो काफ़ी अच्छा खासा ठीक ठाक अमाउंट में व्यापार इंडिया का इजराइल के साथ होता है। लेकिन इजराइल का चाइना के साथ जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं आज के दिन कम हो रहा है, और इजराइल और चाइना की खटपट हो रही है, जिससे चाइना जब इजराइल से हट रहा है तो एक वैक्यूम बढ़ रहा है। वैक्यूम यानी एक खाली स्पेस बढ़ रहा है। उस खाली स्पेस को भरने की इंडिया पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि इजराइल और चाइना जो लगभग लगभग 20 से 30 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं हथियारों को छोड़कर, इंडिया को वो ट्रेड करने का मौका मिले और इंडिया उस ट्रेड में एंट्री करे। जब ये सिचुएशन आती है दोस्तों इंडिया की, या इंडिया इस तरीके की माइंडसेट बनाकर रखा हुआ है, तो उसका डायरेक्ट असर जो होगा वो इंडिया के ट्रेड्स के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा असर क्या है वो समझिए। अब प्रॉब्लम इसकी यही है कि एक तरफ इंडिया के सामने इजराइल है, यूएई है और अरब वर्ल्ड है, और दूसरी तरफ इजराइल इंडिया के सामने ईरान है, और ईरान से होती हुई सेंट्रल एशियन मार्केट है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान को काउंटर करने का तरीका है, और नॉर्थ है, यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने का सपना है जो आर्मेनिया से होकर आज के दिन जा रहा है। अब यहां समझिए कि इजराइल और ईरान जो हैं वो आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं दोस्तों। इजराइल की जो इंडिया के साथ दोस्ती है वो खुले तौर पर ये है कि भाई दोनों के दोनों देश जो हैं वो रेडिकलिज्म यानी कट्टरवाद से लड़ रहे हैं और टेररिज्म यानी आतंकवाद से लड़ रहे हैं। लेकिन मुसीबत यहाँ पर यह है कि असलियत में लेबनान, सीरिया, इराक से लेकर यमन तक के इलाकों के अंदर ईरान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और इस इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव को बढ़ाने के लिए वो रेडिकलिज्म यानी इस्लामिक कट्टरवाद का सहारा ले रहा है, और साथ में टेररिज्म यानी हमास से लेकर हिजबुल्लाह जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहा है। अब आप सोचकर देखिए, ईरान के दो हथियार हैं, इनमें से एक हथियार जो है वो इम्पॉर्टेंट वेपन जो है वो है रेडिकलिज्म, और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो हथियार है वो है टेररिज्म। और तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ईरान की अरब वर्ल्ड से भी 36 का आंकड़ा है, यानी इस इलाके के अंदर डोमिनेंस की जो लड़ाई चल रही है, ईरान उसके अंदर एक मेन कंटेंडर है।
ये अरब और इजराइल और यहां तक कि ईरान खुले तौर पर कह चुका है कि उसका सोल ऑब्जेक्टिव, उसका एकमात्र उद्देश्य जो है वो इस दुनिया के नक्शे से, अरब दुनिया के नक्शे से इजराइल को हटा देना है, इस्लामिक दुनिया के नक्शे से इजराइल को हटा देना है। और इजराइल जो है वो किसी भी सूरत में ईरान की न्यूक्लियर डील को कंप्लीट नहीं होने देना चाहता। और इजराइल हमेशा चाहेगा कि ईरान जो है, इजराइल हमेशा चाहेगा कि ईरान जो है वो इकोनॉमिकली हमेशा वीक हो। और अगर ये इकोनॉमिकली वीक रखना चाहेंगे इसको, तो इंडिया के ऊपर हमेशा दबाव रहेगा कि भाई आप कैसे भी करके, किसी भी तरीके से, कैसे भी करके आप किसी भी तरीके से इजराइल ईरान के साथ डील ना करें, चाहे कुछ भी। यहां पर इंडिया का एक डिप्लोमेटिक चैलेंज इकट्ठा हो जाता है। हालांकि ट्रंप के जाने के बाद जब से बाइडन आए हैं, बाइडन पूरी कोशिश में है कि ईरान के साथ कुछ ना कुछ डील हो जाए। और यही एक कारण है कि इंडिया के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप हुई है। और इस पॉजिटिव अप्रोच के अंदर इंडिया ये कर पा रहा है कि ईरान से कुछ ना कुछ डील कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक डायलेमा या यूं कहें डिप्लोमेटिक चैलेंज हमेशा बना रहेगा, क्योंकि इजराइल हमेशा दबाव डालेगा इंडिया के ऊपर कि भाई आप ईरान से अपने संबंध खत्म करें। और ईरान हमेशा दबाव डालेगा और बार्गेन करने की कोशिश करेगा कि इजराइल से जो भी आपके ट्रेड रिलेशंस या दूसरे हैं उन्हें खत्म करें। और जब जब ईरान और इजराइल आपस में लड़ेंगे, वो तब तब इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। और हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि ईरान और इजराइल इंडिया के अंदर भी एक आधा बैटल ग्राउंड बना ले, क्योंकि इजराइल की राजदूत के ऊपर इंडिया की न्यू दिल्ली के अंदर एक मैग्नेट बॉम्ब से हमला हुआ था जिसमें वो घायल हो गई थी। अब ऐसी सिचुएशन में यही एक डिप्लोमेटिक डायलेमा है कि क्या इंडिया यहां पर इन दो देशों को एक साथ रख पाएगा। यह हमेशा एक समस्या बनी रहेगी, क्योंकि इजराइल से आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसे आप भूल नहीं सकते। और ईरान से आपको सस्ते तेल की ज़रूरत है और एक पासेज की ज़रूरत है, आप इसे भी नहीं भूल सकते। यहाँ पर एक डिप्लोमेसी की शार्पनेस नज़र आती है। जैसे अमेरिका है वो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से दोस्ती बनाए रखता है, दोनों के ऊपर अपना दबाव बनाए रखता है, दोस्ती बनाए रखता है, और दोनों के दोनों को डील करता है अपने हिसाब से। क्या इंडिया इस तरीके की डील कर पाएगा, या क्या इंडिया इस तरीके का इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएगा, इसके ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। इसके ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। और यही एक रीज़न है कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अब देखते हैं आगे आगे इसके अंदर क्या होता है, लेकिन तब तक के लिए इसको यहीं पर हम एंड करेंगे, क्योंकि अभी तक सिनारियो ये है। आगे जैसे ही इसमें डिस्कशन होगी या कुछ चेंजेस आएंगे, मैं इस मामले में आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।